नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर जनवरी 2030 का भाषा वन हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 91 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हमें इस गद्यांश को पढ़ना है और 91 से लगा के 99 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने इस पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद। तो आज 90 क्वेश्चन नंबर 91, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है। अब इस पूरे गद्यांश को हमारे को पढ़ना है, उसके बाद में हमारे को इसका आंसर देना है। तो इसमें पहला है शिक्षक को दयालु होना चाहिए, दूसरा सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, तीसरा शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, चौथा है किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। दूसरा 92 क्वेश्चन नंबर 92 है, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। पहला आश्चर्य और चकित, दूसरा आश्चर्य से चकित, तीसरा आश्चर्य है जो चकित और चौथा है आश्चर्य में चकित। तो इसका सबसे सही समास विग्रह हो जाएगा दूसरा, आश्चर्य से चकित। क्वेश्चन नंबर 93, व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अब व्यंग करना मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बोलना। तो पहला है निकाल दिया, दूसरा है डांट लगाई, तीसरा ताना मारा और चौथा है उपवास किया। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा है, ताना मारा, मतलब उसके बारे में कुछ ऐसा कहा। व्यंग करना उसको बोलते हैं ताना मारा। अब क्वेश्चन नंबर 94, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। तो पहला तद्भव तत्सम, दूसरा देशज आगत, तीसरा तत्सम आगत, चौथा तत्सम तद्भव। अब इसमें से सबसे सही जो इसका आंसर होगा वो होगा चौथा, पौष्टिक जो है वो तत्सम शब्द है और खुराक है वो तद्भव शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 95, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य कौन सा है। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, इसमें इनमें से ये वाक्य कौन सा है। विस्मयार्थक वाक्य, दूसरा प्रश्नार्थक वाक्य, तीसरा विधानार्थक वाक्य, चौथा निषेधार्थक वाक्य। तो इसमें ये कह रहा है तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, मतलब इसमें ना निषेध का भाव हो रहा है कि तुम्हें खेलों में भाग नहीं लेना है। तो इसलिए इसका जो सही सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा निषेधार्थक वाक्य है। अब क्वेश्चन नंबर 96, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की अब खेल नहीं सकती थी, दूसरा खेलना नहीं चाहती थी, तीसरा बहुत छोटी थी, चौथा खेलना नहीं जानती थी। अब इसमें इसका आंसर मैं आपको गद्यांश को देख के फिर इसका आंसर देना है। तो हम गद्यांश में जाएंगे कि लड़की को देख के छात्र क्यों हंस पड़े। अब देखो, इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी, तुम तो ठीक खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब। तो अ, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे वह खेल नहीं सकती थी क्योंकि उसको पोलियो था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अब क्वेश्चन नंबर 97, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। पहला उसके सहपाठियों ने, दूसरा उसकी माँ ने, तीसरा उसके प्रशिक्षक ने और चौथा उसके शिक्षक ने। तो इसका आंसर भी गद्यांश को देख के हम देंगे कि अब जैसे इसमें वो वो अपनी माँ के पास ने उसकी, देखो ये उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया कि और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो इसको प्रेरित किसने किया, उसकी माँ ने। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा, उसकी माँ ने। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था या सत्यवादी था। इसका आंसर भी गद्यांश को देख के देंगे कि शिक्षक ने क्या कहा, उसे देख के हम शिक्षक ने भी व्यंग किया कि तुम खेल के बारे में जानकर क्या करोगी, तो तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो ये सब जानती हो। तो इसका मतलब इसको पढ़ने के बाद शिक्षक कैसा था, प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था या सत्यवादी था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा, कठोर था।
लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है। क्वेश्चन नंबर 99। पहला, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर। तीसरा, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। चौथा, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका जो सही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, क्योंकि इसका जो शीर्षक है वो भी यही है। अब है क्वेश्चन नंबर 100 से 105। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। अब इस ये जो पद्यांश है इसको पढ़ के हमारे को इसके आंसर देने। कवि ने अपनी क्वेश्चन नंबर 100, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है, दिशाएं उससे बुला रही है। दूसरा, उससे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। तीसरा, सफलता पाना बहुत सरल है। चौथा, उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। तो हम पद्यांश में देखेंगे कि ये न न अवरोध कोई, न बाधा कही है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? चौथा, कि उसे कोई रुकावट नहीं दिख रही है, कि न अवरोध कोई, न बाधा कही है। अब क्वेश्चन नंबर 101। किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? पहला है, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ। दूसरा, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए। तीसरा, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। चौथा, अटल एक विश्वास मन में भरा है। तो हम पद्यांश में देखेंगे कि ये नहीं यहाँ जो कुछ मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तीसरा ऑप्शन, कि मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 102। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। पहला सर्वनाम, दूसरा विशेषण, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा संज्ञा। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा, विशेषण, क्योंकि धनुष की विशेषता बता रहा है कि ये इंद्र रूपी धनुष, इसलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ये शब्द कौन सा है? विशेषण। अब है क्वेश्चन नंबर 103। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो पहला है अवरोध, दूसरा व्यवधान, तीसरा बाधा और चौथा डगर। इनमें से ये तीनों जो है ये तीनों सेम है और ये डगर ये अलग है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 104। कविता का केंद्रीय स्वर है बाधाएं और विघ्न। दूसरा सुनसुनी और अनजानापन। तीसरा कर्म और प्रेरणा। चौथा उत्साह और आत्मविश्वास। तो इसमें इसका सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद के उत्साह और आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 105। दिशाएं कवि को बुला रही है। अब दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? पहला ऑप्शन है अनजान रास्ते से बचने के लिए। दूसरा, संदेह दूर करने के लिए। तीसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए। चौथा, कविता पाठ करने के लिए। तो इसमें हमारे को इसका जो पद्यांश में इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ गया? ये दिशाएं मुझे निमंत्रण दे रही है, सफलता का द्वार यह मेरे लिए है। तो इसका जो आंसर वो कौन सा हो जाएगा? कि सफलता प्राप्त करने के लिए। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें से ये पेडालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। भाषा, परिचर्चा, संवाद ये सब बच्चों की कौन सी क्षमता को विकास करने में सहायक है? पहला, मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरा, कल्पनाशीलता। तीसरा, अनुकरण और चौथा, लिखित अभिव्यक्ति। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला, कि मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि भाषण से, परिचर्चा, संवाद इनसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का पता चलता है। अब कोई क्वेश्चन नंबर 107। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किसमें मदद करता है? अब पहला है अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में। दूसरा, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। तीसरा, भाषा व्याकरण पर अधिकार। और चौथा जो हो जाएगा वो है साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। तो इन सब में से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, क्योंकि गद्य को पद्य में, पद्य को गद्य में रूपांतरित करने से भाषा की संरचना पर हमारा अधिकार हो जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 108।
कि आठवीं कक्षा के में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 8th क्लास के बच्चे को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी सामग्री देंगे आप? पहला साहित्यिक सामग्री, दूसरा व्याकरण की पुस्तक, तीसरा पोस्टर, चौथा पाठ्य पुस्तक। तो इसमें से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला की साहित्यिक सामग्री। अब आप छठी कक्षा के बच्चे को हिंदी भाषा सिखाने कि किस पद्धति का समर्थन करेंगे? कि 6th क्लास के बच्चे को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाएंगे जिसमें बच्चों का पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, दूसरा जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, तीसरा है जिस बच्चे केवल जो बच्चे लेखन कार्य करते हैं, और चौथा है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। तो इसमें इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वही दूसरा, क्योंकि अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सबसे जल्दी सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 110, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह कौन सी? जो हिंदी में जो त्रिभाषा सूत्र है उसके अनुसार सबसे पहली भाषा कौन सी पढ़ाई जानी चाहिए, और या उसके अलावा कौन सी पढ़ाई जानी चाहिए, तो वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा है हिंदी अंग्रेजी, तीसरा अंग्रेजी और विदेशी, और चौथा मातृभाषा और क्षेत्रीय। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा, कि या सबसे पहले मातृभाषा और या वहाँ की क्षेत्रीय जो भाषा है वो पढ़ानी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 111, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है? जो आगमन विधि है वो किस पर बल देती है? पहला है परिभाषा, दूसरा उदाहरण, तीसरा मानकता और चौथा नियमों। तो आगमन विधि उदाहरण को सबसे ज्यादा बल देती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा उदाहरण। अब क्वेश्चन नंबर 112, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि किसको समझने में मदद करता है? पहला है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, दूसरा विभिन्न माध्यमों के उपयोग, तीसरा विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, चौथा विभिन्न माध्यमों की जानकारी। तो इसमें इसका जो सबसे सही जो ऑप्शन है वो होगा पहला, कि भाषा का अलग अलग माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को समझने में मदद करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 113, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें मदद करते हैं? पहला कहानियां रचने में, दूसरा कहानी के तत्वों को याद करने में, तीसरा कहानी की कमियां बताने में, चौथा व्याकरण समझने में। इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, कहानियां रचने में। अब क्वेश्चन नंबर 1114, कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? व्याकरण किस पर बल देता है? पहला है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने में, दूसरा पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास का पूर्ण करवाने में, तीसरा पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, और चौथा है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 115, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो पहला है सामाजिक व व्यवसायिक, दूसरा भाषिक व सांस्कृतिक, तीसरा सांस्कृतिक व आर्थिक, और चौथा है आर्थिक व सामाजिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा, उसकी भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अब है क्वेश्चन नंबर 117, कविता शिक्षण के समय शिक्षक के द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए पहला है जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनका उत्तर एक ही हो, तीसरा जिनके उत्तर पुस्तक में दिया हो, चौथा जिनके उत्तर सरल हो। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला, कि जिनके उत्तर अलग अलग हो, विभिन्न हो, अलग अलग प्रकार के उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 118, गद्य शिक्षण में क्या अपेक्षित नहीं है? कि मतलब गद्य शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? कल्पनाशीलता का विकास, दूसरा है तर्क शक्ति का विकास, तीसरा अनुकरण क्षमता का विकास, चौथा भाषा की बारीकियां समझना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, कि भाषा कि गद्य शिक्षण से कल्पनाशीलता का भी विकास होता है, तार्किक शक्ति का भी विकास होता है, अनुकरण क्षमता का भी विकास होता है, ये भाषा की बारीकियां समझना वो गद्य शिक्षण से हम नहीं समझ सकते, इसलिए इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 119, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि, क्वेश्चन नंबर 1 है
बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। दूसरा, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके। तीसरा है बच्चे भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। और चौथा है बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो है पहला, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? पहला है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। दूसरा, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना। तीसरा है हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। और चौथा, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। तो इसका सबसे सही ऑप्शन जाएगा वो चौथा, हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।